जिस प्रेम और अपनेपन से नमिता ने अमर के पूरे परिवार को अपना बना लिया था, उसका एक अंश भी अगर वह नमिता की बेटी चारू को दे देते तो। लेकिन नहीं, अमर उसे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं सके। उनके लिए जो कुछ थे, उनकी पहली पत्नी के दोनों बच्चे थे, अथर्व और नेहा। अथर्व तो तब चारू के ही उम्र का था, 6 साल का था जब उसके पापा अमर ने नमिता से शादी की थी और अमर की बेटी नेहा मात्र 4 वर्ष की थी। अपनी माँ के बार बार जोर देने पर और छोटे बच्चों का ख्याल करके अमर ने नमिता से, जो उन्हीं की कंपनी में काम कर रही एम्प्लॉय थी, शादी तो कर ली, लेकिन मन से वे उसे और उसकी बेटी चारू को नहीं अपना पाए। नमिता भी कहाँ अपने पहले पति सुमित को भुला सकी थी। अचानक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अकेले छोटी सी बच्ची चारू को पालना उसके लिए मर्दों की बनाई इस दुनिया में बहुत मुश्किल था। सुमित के जाने के बाद 2 वर्ष में ही इस संसार ने उसे महसूस करा दिया था कि एक अकेली औरत जिसके सिर पर किसी पुरुष का हाथ नहीं, 21वीं सदी में भी बहुत बेबस, लाचार और मजबूर है। उसका यूं अकेले जीना बहुत कठिन है। मायके और ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके सहारे वे अपनी जिंदगी बिता सके। इसीलिए एक दिन जब अमर ने उसे प्रपोज किया तो वह मना नहीं कर सकी। सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं तो इज्जत की एक छत और चारू को पापा का नाम तो मिल ही जाएगी ही। और वैसा हुआ भी। अमर ने नमिता की बेटी चारू को अपना नाम भी दिया और इतना बड़ा आलीशान घर भी। उसकी कंपनी अच्छी चलती थी और समाज में उसका नाम रुतबा सब कुछ था। नहीं मिली तो उस नन्ही बच्ची चारू के लिए अमर के दिल में थोड़ी सी भी जगह। चारू के अपने पापा कैसे थे, यह तो विस्मित हो गया था उसकी नन्ही यादों से। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसे बखूबी समझ आ रहा था कि उसके ये वाले पापा वाकई दुनिया के बेस्ट पापा थे, जो अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। मम्मी की सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें खुद स्कूल के लिए तैयार करते, उन्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते, शाम को उन्हें घुमाने ले जाते, उनके लिए बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें लाते, खिलौने लाते, तरह तरह की ड्रेसेस लाते और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर चारों के अकेले के लिए अगर नमिता कभी कुछ ले आती तो बस बहुत जल्दी ही सौतेली माँ की उपाधि से उसे सजा दिया जाता। अमर के दोनों बच्चों को तो नमिता मम्मी के रूप में पूरी तरह से मिल गई थी। वह उनके संग हर जगह जाती, संग खेलती, संग खाती, मगर शायद उनकी हरी भरी दुनिया में चारू के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर नमिता चारू का कुछ काम कर रही होती और इस बीच यदि नेहा और अथर्व, यहाँ तक कि अमर और उसकी माताजी का भी कोई काम निकल आता तो वह चारू को छोड़कर पहले उनका काम करती, इस डर से कि कहीं वे गुस्सा ना हो जाए, कहीं सासू माँ जी फिर से सौतेली माँ का पुराण ना शुरू कर दे। हमारे समाज में हमेशा सौतेली माँ को इतनी हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है कि वह चाहे अपना कलेजा चीर कर दिखा दे, लेकिन कोई उसकी अमूल्य कुर्बानी और प्यार को नहीं देखेगा। बस उस पर हमेशा लांछन ही लगाए जाएंगे। अच्छी मम्मी बनने के चक्कर में नमिता अपनी खुद की बेटी चारू की तरफ से लापरवाह हो जाती। सबको सब मिल गया था, मगर उसका तो जो अपना था वह भी उससे छीनने लगा था। नमिता को उसे प्यार भी छिपकर करना पड़ता और उसका काम भी। वह भी उनकी मजबूरी महसूस करने लगी थी, मगर वह कर भी क्या सकती थी। उनके सिवा चारू का और था ही कौन। उनके बिना तो वह पूरे घर में अपने को बहुत अकेला महसूस करती थी। चारों लोग कहीं तैयार होकर जा रहे होते और अगर चारू गलती से भी उनके संग जाने का जिक्र भर छेड़ देती तो नमिता मारे डर के उसे ही चुप करा देती। उसका बाल मन तब उसके सौतेले पिता की तरफ इस उम्मीद से देखता कि शायद वे उसे खुद ही साथ चलने को कहे, मगर वहाँ तो स्नेह क्या, गुस्सा क्या, कोई एहसास तक नहीं था चारू के लिए। जैसे उसका अस्तित्व, उसका वजूद उनके लिए होकर भी नहीं था। वे सब लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते और वह वहीं दरवाजे पर बैठी रोते बिसुरते उनके लौटने का इंतज़ार करती रहती। इतने बड़े घर में अकेले चारू को बहुत डर लगता था। तब सोचती
क्या मम्मी ने इन नए वाले पापा से शादी करके ठीक किया? पता नहीं उन्होंने क्या पाया, लेकिन जाते जाते बार बार आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़ मुड़ कर उनका उसे निहारना, उससे उनके रीते हाथों की व्यथा कह जाता। दादी का तो होना ना होना बराबर ही था। वे भी उससे तभी बात करती जब उन्हें कोई काम होता था, वरना वे तो शाम को जल्दी ही खा पीकर अपने कमरे में चली जाती थी। फिर पीछे दुनिया में कुछ भी होता रहे, उनकी बला से वह आंखों में बस एक ही अरमान लेकर बड़ी होती रही कि एक दिन तो ज़रूर ही पापा कहेंगे, तू मेरी बेटी है, मेरी सबसे प्यारी बेटी। चारू चारू को पूरे 15 साल हो गए इस घर में आए। बचपन की दहलीज को पार कर जवानी भी आ गई, लेकिन नहीं आई तो वह घड़ी जिसको आंखों में सजाए वह इतनी बड़ी हो गई। इस बीच अथर्व और नेहा तो चारू को थोड़ा बहुत अपना समझने लगे थे, लेकिन पापा हर वक्त उनके बारे में सोचते रहने के कारण से चारू उनका प्यार पाने की चाह बजाय कम होने के बढ़ती ही जा रही थी। वह हर वक्त पापा के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती। बचपन में कितनी बार ही अथर्व और नेहा का होमवर्क पूरा करवाने के चक्कर में उसका खुद का होमवर्क पढ़ाई छूट जाती थी। चारू को स्कूल में टीचर की डांट खानी पड़ती और घर में मम्मी की। वे अक्सर चारू पर इस बात को लेकर गुस्सा होती थी कि वह उन लोगों के लिए क्यों अपना नुकसान कर रही है, जिन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं, जिन्होंने अब तक उसे थोड़ी सी भी जगह नहीं दी अपने दिल में। जब 13 साल की थी तो उसे अच्छी तरह याद है कि एक दिन नेहा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मम्मी पापा कंपनी के किसी काम से बाहर गए थे। दादी के साथ वे तीनों बच्चे ही थे। दादी को तो वैसे ही घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए वे तो ज़्यादा चलती फिरती ही नहीं थी। पापा मम्मी ने अथर्व को कभी कुछ करने की आदत डाली ही नहीं थी। उसका हर काम लाड़ प्यार में खुद ही जो कर देते थे। उसे ही सब लोगों के तिरस्कार और वक्त ने समय से पहले ही बहुत सयानी बना दिया था। तब उसने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, फिर उनके कहे अनुसार सारी रात जागकर उसे दवा देती रही। नेहा के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही। अगले दिन जब अमर और नमिता आए, नेहा काफ़ी ठीक हो गई थी। नेहा ने जब पापा के सामने चारू की तारीफ की तो कैसे उसने रात भर जाग कर की उसकी देखभाल की है, तो उन कुछ पलों में उसे लगा कि पापा की नज़रें उसके लिए प्यार भरी थी, जिनके बारे में वो हमेशा सपने देखा करती थी। उस दिन के बाद एक दिन अमर चारू के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी लाए, शायद अब तक का पहला और आखिरी तोहफा। चारू को लगा कि अब उसे भी उसके पापा मिल गए। अब वह भी नेहा की तरह उनसे जिद कर सकेगी, उनसे रूठ सकेगी, उनके संग घूमने फिरने जा सकेगी। लेकिन वह केवल उसका भ्रम था। 2-4 दिन ही रही स्नेह की वह तपिश। अमर फिर चारू के लिए अजनबी बन गए। उनका वह तोहफा जिसे देखकर वो फूल नहीं समा रही थी, उनकी लाडली बेटी की देखभाल का एक इनाम भर था। लेकिन अब उसका सूना मन उनके स्नेह के स्पर्श से भीग चुका था। वह अमर को खुश करने के लिए अब वह हर काम करने की फिराक में रहती थी, जिससे उनका ध्यान उनकी तरफ जाए। अब बरसों बाद चारू को उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो वो पीछे क्यों हटे, मम्मी की बात क्यों सुने। वह क्यों नहीं समझती कि अपने पापा का प्यार पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। अमर की तबीयत इधर कई महीनों से खराब चल रही थी। बुखार बना रहता था हरदम। तमाम दवाएं खा चुके, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही वे बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो तुरंत ही एक किडनी का इंतजाम करना होगा। घर का कोई भी स्वस्थ सदस्य अपनी एक किडनी दे सकता है। एक किडनी से भी बिना किसी परेशानी के पूरा जीवन जिया जा सकता है। कुछ लोग हॉस्पिटल में मजबूरीवश अपनी किडनी बेच देते हैं, लेकिन फिलहाल तो हॉस्पिटल में ऐसा कोई नहीं आया है। अमर को तो जल्दी से जल्दी किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत थी। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। पापा की हालत देखकर चारू का मन रोता रहता था। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे वो अपने पापा के लिए। हफ्ते भर से अमर
हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी तक किडनी का इंतजाम नहीं हो पाया। दादी, नेहा, वह, अथर्व, नमिता सभी हॉस्पिटल में थे इस वक्त। दादी की किडनी के लिए तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि इस उम्र में पता नहीं उनका शरीर यह ऑपरेशन झेल पाएगा या नहीं। दादी के चेहरे पर साफ राहत के भाव दिखे उसे। अमर की अनुपस्थिति में नमिता पर ही पूरी कंपनी की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वह आगे बढ़ने से हिचक रही थी। वैसे ही तबीयत खराब होने की वजह से अमर बहुत दिनों से कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कंपनी के बिगड़ते रिजल्ट इसके गवाह थे। नमिता भी क्या क्या करती। नेहा तो थी ही अभी बहुत छोटी, उसे तो हॉस्पिटल, इंजेक्शन, डॉक्टर सभी से डर लगता था। और अथर्व, उसे तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने और आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं है। पापा मम्मी के ज़्यादा लाड़ प्यार और देखभाल ने उसे निरंकुश बना दिया था। चारू के साथ उसने भी इस साल ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जिम्मेदारी की, समझदारी की कोई बात नहीं। पता नहीं सबसे आँख बचाकर कब वह बाहर निकल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। तब नमिता ही आगे बढ़कर बोली, डॉक्टर अब देर मत करिए, मेरी एक किडनी मेरे पति को लगा दीजिए। तभी इतनी देर से विचारों की कश्मकश में हिचकोले सी खाती चारू ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं मम्मी, हम सबको, पूरे परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। पापा को किडनी मैं दूंगी और कोई नहीं। चारू की बात सुनकर नमिता एकदम चीख कर ऐसे बोली मानो बरसों का आक्रोश आज एक साथ लावा बनकर फूट पड़ा हो। दिमाग तो सही है तेरा चारू, उस आदमी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रही है जिसने तुझे कभी अपना माना ही नहीं, जिसने कभी दो बोल प्यार के नहीं बोले तुझसे। तू उसे अपने शरीर की इतनी कीमती चीज़ दे रही है। नहीं, कभी नहीं। ये बेवकूफ़ी मैं तुझे नहीं करने दूंगी मेरी बच्ची, कभी नहीं। अभी तेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है, पराए घर की अमानत है तू। अरे, जिन बच्चों पर वे अपना हमेशा प्यार लुटाते रहे, वे करे यह सब। अथर्व का फर्ज बनता है यह सब करने का, तेरा नहीं। तू ही है सिर्फ क्या उनके लिए? मैं उनके लिए चाहे कुछ ना हूँ, लेकिन मेरे लिए वे बहुत कुछ हैं। मैंने तो दिल से उन्हें अपना पापा माना है मम्मी। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर मम्मी, प्यार का प्रतिकार प्यार ही हो, यह कोई ज़रूरी तो नहीं। नमिता चारू को हैरत से देखती रह गई थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। शायद सोच रही थी, काश इस बेटी के दिल को भी पढ़ा होता उन्होंने कभी, इस बेटी को भी गले लगाया होता कभी। अपने दोनों बच्चों की तरह कभी इसकी भी पढ़ाई, होमवर्क और एग्ज़ाम की फिक्र की होती। कभी डांटा होता तो कभी पुचकारा होता इसे भी, कभी झिड़का होता तो कभी समझाया होता इसे भी। मगर उन्होंने तो कभी इसे नज़र भर देखा तक नहीं। और ये है कि, और फिर किसी की भी नहीं सुनी उसने। अमर ने भले न बनाया हो, चारू ने अपनी एक किडनी देकर उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा बना ही लिया। दोनों को हॉस्पिटल से एक ही दिन डिस्चार्ज किया गया। वह गाड़ी में कनखियों से बराबर देख रही थी कि अमर बार बार चारू को ही देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ कहना चाह रहे थे मगर कह नहीं पा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके दिल के अनकहे शब्द चारू के दिल को स्नेह की तपिश से सहला रहे हो, जिससे बरसों से किया उसके प्रति उनका अन्याय शीशा बनकर पिघला जा रहा हो। घर आने के भी कई दिनों बाद एक दिन अचानक अमर चारू के कमरे में आए। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आज तक वो चारू को इतने करीब, वे भी अकेले में आए भी तो नहीं थे, और आज वे उसके करीब, बिल्कुल करीब उसके पलंग पर बैठ गए थे। चारू ने उनकी तरफ देखा। वे उदासी भरी, दर्द भरी, आंसुओं भरी आंखों से उसे देख रहे थे। वह भी देखती ही रही उन्हें, अपने पापा को। उसे तो अब तक की जिंदगी का एक दिन भी, या यह कहे कि एक लम्हा भी याद नहीं जब उन्होंने उसे देखा भी हो। आंखों ही आंखों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ उसने सुन लिया। चारू को लगा कि अगर एक शब्द भी उन्होंने जबानी बोला तो अपने आंसुओं के वेग को न वह थाम सकेगी और न ही शायद वे भर भराकर बस गिर ही पड़ेगी अपने पापा की गोद में, जिसके लिए चारू अतृप्त सी न जाने कब से तरस रही थी। फड़फड़ाए ही थे उनके होठ कुछ कहने को कि उसने तड़प कर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बोली, ना पापा ना, कुछ मत कहना। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है,
बस अपने पापा के लिए अपना छोटा सा फर्ज निभाया है। अंततः वह भी रोक ही नहीं सकी खुद को, रो ही पड़ी फूट फूट कर। अमर भी रो पड़े जोर से। उन्होंने उसे अपने से लिपटा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे अपने इस गंदे से पापा को। बेटी है मेरी तू तो, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है तू तो। जिन लफ्जों और जिस स्नेह से चारू अब तक अपने ख्वाबों में ही रूबरू होती रही थी, आज हकीकत बनकर उसके सामने आया था। इन पलों ने सब कुछ दे दिया था उसे। बरसों के गिले शिकवे आंसुओं के प्रभाव में बह गए थे। तभी अमर को देखकर नमिता भी वहीं आ गई, तो उन्होंने नमिता को भी अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम दोनों के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। अतीत की यादों में इतना उलझा रहा कि वर्तमान के इतने खूबसूरत साथ और रिश्ते को नकारता रहा। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मुझे माफ़ कर दो। बरसों बाद ही सही, यह परिवार आज उसका भी हो गया था। नमिता की भी आंखें खुशी से भीग गई थी। उसके बाद तो जैसे चारू की जिंदगी ही बदल गई। अमर ने चारू और अथर्व दोनों को एक साथ एमबीए में एडमिशन दिला दिया था। वे चाहते थे कि अब दोनों भाई बहन नई सोच और नई तकनीक से उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। अथर्व का तो उसे पता नहीं, लेकिन वह अपने पापा के लिए कुछ भी करेगी। विवेक और नैना का कॉलेज में आखिरी साल था। नैना अपने नाम के अनुरूप थी, चंचल, शौक, जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर। एक झलक में किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसकी कजरारी गोल गोल सी बड़ी बड़ी आंखें सबके मन को मोह लेती। और विवेक, बांका सजीला नौजवान। कॉलेज की ना जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती थी। और कहीं ना कहीं मन ही मन नैना से जलती भी थी कि विवेक जैसा खूबसूरत लड़का उसे बेपनाह प्यार करता है। नैना, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। देखो बारिश शुरू हो गई है, विवेक ने कहा। नैना छोटे से बच्चे की तरह बारिश की बूंदों को चेहरे पर महसूस कर खुशी से पागल हो गई थी। जब भी बारिश होती तो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू के लिए नैना ऐसे ही खुशी से झूम उठती थी। बारिश में भीगना उसे बहुत पसंद था। तितलियों की तरह इधर उधर दौड़ती भागती, शुष्क बारिश की बूंदों से भीगा हुआ सुधा नैना का चेहरा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। क्या विवेक, वहां क्या दुबक कर बैठे हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम है। और नैना फिर से पानी में भीगने चली गई। विवेक मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। कभी कभी उसे अपने समय पर भी रश्क भी होता था। नैना को ना जाने क्या सूझा। वो अपनी नाजुक कलाइयों से बरगद के विशाल वृक्ष को बांधने का निरर्थक प्रयास करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह जगह नैना को बहुत पसंद थी। इस जगह पर उन दोनों ने भविष्य के ना जाने कितने सपने देखे थे। साथ निभाने के सपने, साथ जीवन बिताने के सपने। नैना, अब चलो, तबीयत खराब हो जाएगी। अभी एक पेपर और भी बचा है। विवेक, परसों आखिरी पेपर है ना, खूब मजे करेंगे। पहले एक अच्छी सी पिक्चर, फिर बढ़िया सा खाना, और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को घुमाकर कहा। जैसा रानी साहिबा का हुक्म। विवेक की इस बात को सुनकर नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे बच्चों की तरह हंसता देखकर विवेक मुस्कुरा उठा। क्या सोच रहे हैं जनाब? नैना ने अनोखी अंदाज से कहा। कुछ नहीं, सोचता हूँ तुम्हारे नर्सिंग होम में तो मरीजों की लाइन लगी रहेगी। नैना ने बड़े आश्चर्य से विवेक की तरफ देखा। ऐसा क्यों भला? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर सब बेहोश हो जाएंगे, और क्या। विवेक की बात को सुनकर नैना बहुत देर तक हंसती रही। विवेक, शादी के बाद तुम मोटे ना हो जाना। मुझे मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अदरक की तरह किधर से भी फैल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और नैना व विवेक बहुत देर तक हंसते रहे। नैना और विवेक का एमबीबीएस का आखिरी साल था। एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। बार बार नैना की निगाह कलाई में बंधी हुई घड़ी की तरफ जाती। तभी सामने से विवेक आता दिखाई दिया। आने दो आज, विवेक को अच्छे से खबर लूंगी। इतनी देर कर दी। क्या विवेक, तुमने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। क्या क्या सोचा था? विवेक के चेहरे पर एक अजीब सी निरसता और तनाव फैला हुआ था। विवेक ने नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर संजीदा आवाज में कहना शुरू किया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनो नैना, हमारा सफर यहीं तक था। आज से हमारे रास्ते यहीं से अलग होते हैं। नैना विवेक की बातों को सुनकर स्तब्ध थी। ये कैसा मजाक है विवेक?
तुम जानते हो मुझे मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। नैना, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल पिताजी के एक दोस्त आए थे। वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम तो मेरे घर की हालत जानती हो। पिताजी ने ना जाने किन किन मुसीबतों से हम भाई बहनों को पढ़ाया और आज हमें इस लायक बनाया। आज मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। पिताजी के दोस्त अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं। उन्होंने पिताजी से वादा किया है कि एमएस करने में जितना भी खर्चा आएगा वे उठाएंगे और एक नर्सिंग होम भी बनवाने का वादा किया है। पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैं कुछ नहीं कर पाया। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। विवेक, मेरा क्या होगा? एक बार भी तुमने नहीं सोचा तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हमारे सपने, हमारे उन सपनों का क्या जो हमने एक साथ देखे थे? नैना बदहवास सी बोलती जा रही थी, पर विवेक के पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था और उसे वहीं छोड़कर वह चला गया। नैना विवेक को जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे वह उसकी आंखों से ओझल हो गया। समय अबाध गति से भागा जा रहा था। नैना ने विवेक से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उसका अब इस शहर में रहना भी दुश्वार होता जा रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद नैना वापस अपने माँ के पास चली आई, पर विवेक की आंखें उसका वहां भी पीछा करती रही। ना जाने कितने अस्पतालों से उसके लिए नौकरी के प्रस्ताव आए, पर नैना इन सब से दूर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। अंत में अपना सब कुछ बेचकर नैना अपनी माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहने लगी और वहाँ के वासियों की सेवा करने लगी। यहाँ रहते हुए उसे काफी समय हो गया था। माँ बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। तब सुधा ने ही कहा, माँ, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो ना। कहे बिना मानोगी नहीं। तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। नैना, आज मिसेस शर्मा आई थी, बहुत देर तक बैठी रही। उनकी छोटी बेटी आजकल लंदन में है। 2 बच्चे हो गए उसके और तुमसे छोटी थी। पति का लंबा चौड़ा बिजनेस है। मिसेस शर्मा तो अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अच्छा, नैना ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। जानती हो, मिसेस शर्मा बता रही थी कि उनकी बेटी सारिका जब भी आती है तो उसके लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आती है। उसके दोनों बच्चे दिन भर नानी नानी कहकर उनसे लगे रहते हैं। अच्छा, क्या अच्छा अच्छा? इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं दे रही। दे तो रही हूँ ना माँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? माँ धीरे से नैना के पास आ गई और उसके बालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, नैना, कब तक ऐसी बैठी रहेगी? अपने बारे में तो सोचो। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बार उम्र निकल जाएगी तो शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। आज मिसेस शर्मा तुम्हारे लिए अपने बड़े भाई के बेटे का रिश्ता लेकर आई है। 10-11 साल पहले उनके बड़े भाई के बेटे की शादी हुई थी। पत्नी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। 8-9 साल की बेटी है। खाता कमाता परिवार है। लड़का भी देखने में ठीक ठाक है। उन्हें तुम्हारी नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम हाँ करो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। नैना अपनी माँ की बात को सुनकर ही झुंझला उठी और उसने चादर को अपने शरीर से अलग किया और पलंग से नीचे उतर आई। क्या माँ, रोज रोज वही? कितनी बार समझा चुकी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी है। और ऐसा है, मिसेस शर्मा से कह दो अपने भाई के बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले, मेरा रास्ता ना देखे। एक बार मिल तो ले बेटा। बहुत अच्छा परिवार है, तुम बहुत खुश रहोगी। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, ना जाने कब क्या हो और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। माँ ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए नैना से कहा। नैना ने बड़े प्यार से माँ के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहा, तुम अभी इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा रही। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। उनका तो काम ही है कहना, और बैठे बैठे कुछ काम कर लिया करो। दिन भर सास बहू के सीरियल देखती रहती हो ना, इसलिए ऐसी खुरापाती बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। घूम फिर आया करो। मैंने ट्रैवल एजेंसी से बात कर ली, बहुत अच्छा पैकेज है। जाओ, चारों धाम की यात्रा कराओ, कुछ पुण्य मिलेगा। कहकर नैना जोर से हंस पड़ी। नैना अपनी माँ का ध्यान भटकाने की भरसक कोशिश करती रही, पर माँ का रिकॉर्ड जहाँ था वहीं आकर अटक गया था। अब तू मुझे चारों धाम की यात्रा पर भेजेगी? काश तेरा कोई भाई होता तो मुझे चारों धाम पर भेजता, तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलता। पर ऊपर वाले ने ना जाने मेरे लिए क्या क्या सोच रखा है। अब बेटी मुझे चारों धाम पर भेजेगी, कहकर माँ आंचल में मुंह छिपाकर रोने का उपक्रम करने लगी। माँ की ये हमेशा की आदत थी। जब वह नैना से अपनी बात मनवा नहीं पाती थी तो इसी तरीके से अनर्गल बातें करना शुरू कर देती थी। माँ, तुम भी किस तरह की बातों में पड़ जाती हो? तुम्हें जाने से मतलब है ना
कितने दिन से सोच रही हो पर मेरी वजह से कहीं निकल नहीं पाती। जाओ और मज़े करो। नैना ने अपनी माँ के गालों को खींचकर बड़े ही शरारती लहजे में कहा। कभी-कभी नैना इस उम्र में भी छोटी बच्ची की तरह लगने लगती, पर अब तो नैना के बालों में भी सफ़ेद चांदनी दिखने लगी थी। छोटी बहन माया की भी शादी हो चुकी थी और वह अपने 2 बच्चे व परिवार के साथ बहुत खुश थी। याद है आज भी उसे वह दिन जब नैना ने जिद करके माया की शादी करा दी थी। माँ कहती रह गई बड़ी बहन के रहते छोटी की शादी करना कहाँ तक सही है। समाज क्या कहेगा, बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है और छोटी बहन की शादी कर दी। जरूर बड़ी में कोई खोट है या किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। पर नैना अपनी माँ को कभी जवाब न देती। नैना की जिद के आगे किसी की एक ना चली और छोटी भी ब्याह कर अपने घर चली गई। माँ को चारों धाम पर गए आज 15 दिन हो गए थे। नैना अस्पताल से लौटने के बाद देर रात तक टीवी देखती। खाली घर उसे काटने को दौड़ता। जब आंखें और शरीर थकान और नींद से बोझिल हो जाते तब वहीं सोफे पर लेट जाती। समय पंख पसारे उड़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक रात में दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहिबा दरवाजा खोलिए। गहरी नींद में डूबी नैना हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी नज़र बगल में रखी घड़ी पर गई। रात के 1 बज रहे थे। उस समय भला कौन हो सकता है। चौकीदार भी कुछ दिनों से छुट्टी पर गया था। गांव में उसकी माँ बीमार थी। नैना निर्णय नहीं ले पा रही थी कि इतनी रात को दरवाज़ा खोले कि नहीं। उसने दरवाजे के पास आकर धीरे से पूछा, कौन है? बेटा दरवाज़ा खोलो, हम हैं, रामू काका। रामू काका? आप? इस समय? बेटा अस्पताल से थोड़ी दूर पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। 15-16 साल का लड़का है। किसी अच्छे घर का लगता है। काफ़ी चोटें आई हैं। काफ़ी खून बह रहा है। जरा जल्दी से चलकर देख लो, ना जाने किसके घर का चिराग है। रामू काका आप जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलिए, मैं अभी आती हूँ। नैना का घर अस्पताल से सटा हुआ था। नैना ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और अस्पताल की तरफ चल पड़ी। नैना रास्ते भर यही सोचती रही, 15-16 साल का लड़का, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई है। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना था। पूरा शरीर खून से लथपथ था। नैना ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाने का आदेश दिया। चोट बहुत गहरी तो नहीं थी पर खून काफी बह गया था। नर्स ने जल्दी जल्दी उस लड़के के चेहरे पर लगी चोटों को साफ किया। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद वह लड़का खतरे से बाहर था। डॉक्टर साहिबा इस लड़के के पास से वह मोबाइल और पर्स मिला है। उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना होगा, नर्स ने कहा। हाँ यह बात तो है, नैना ने कहा और अपने चेम्बर में आ गई और उसने वार्ड बॉय से 1 कप कॉफ़ी लाने को कहा। वह बहुत थक चुकी थी। उसने उस लड़के से मिले हुए मोबाइल की डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। आखिरी कॉल पापा के नाम से थी। उसने उस पर फ़ोन मिलाया। 4-5 घंटे जाने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, डॉक्टर विवेक हियर। नैना आवाज़ सुनकर स्तब्ध थी। नियति उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक नहीं कर सकती। क्या दुनिया में विवेक नाम का सिर्फ एक ही व्यक्ति है? या मेरी गलतफहमी भी हो तो हो सकती है। यादों की किताबों के ना जाने कितने पन्ने उसकी आंखों के सामने पलटते चले गए। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? नैना जैसे नींद से जागी। हेलो, मैं सरायगंज से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक्सीडेंट का एक केस आया है। 15-16 साल के लड़के के पास से एक मोबाइल और पर्स मिला है। आरो नाम है लड़के का। क्या आप उस लड़के को जानते हैं? अगर हाँ तो कृपा करके मरीज को ले जाए। क्या हुआ क्या हुआ? मेरा आरो ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं, वह ठीक है, खतरे से बाहर है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। जी, मैं अभी निकलता हूँ। 1-1.25 घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तब तक आप उसका ध्यान रखिए। थैंक यू मैम। मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। वेलकम। नैना अब तक उसकी आवाज़ को पूरी तरह पहचान चुकी थी। उसने किसी तरह से अपने आप रखा था। इतने सालों बाद उसका अतीत एक बार उसे पुकार रहा था। वह अतीत जिसे वह ना जाने कब का भूल चुकी थी। सच कहते हैं लोग, इंसान कुछ भी कर ले पर अपने अतीत से नहीं भाग सकता। सोचते सोचते ना जाने कब नैना की आंख लग गई। तभी नर्स की आहट की आवाज़ को सुनकर उसकी नींद खुल गई। मैडम, वह जो एक्सीडेंट केस आया था उसके घर वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नैना अपने आप को संभाला और वार्ड की तरफ चल पड़ी। आज इतने वर्षों बाद उसका अपना अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। यादों के झरोखों पर आज फिर किसी ने दस्तक दे दी थी। ना चाहते हुए भी मन उसकी तरफ खींचता चला गया। वे वही आंखें थी जिन्होंने नैना को सालों साल सोने नहीं दिया। सालों साल वे आंखें नैना का पीछा करती रही, पर उन आंखों की वह कशिश, चेहरे का वह नूर जिस पर ना जाने कितनी लड़कियां मरती थी, ना जाने कहाँ गायब हो गया था। वक्त के थपेड़ों ने
या फिर बेहिसाब जिम्मेदारियों ने उसको उम्र से पहले ही परिपक्व कर दिया था। आँख की कशिश जिम्मेदारियों के बोझ तले और मोटे फ्रेम के पीछे कहीं दूर छिप गई थी और उस सजीले नौजवान को कहीं दूर पीछे धकेल बहुत आगे निकल आई थी। नैना की आंखें विवेक को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। विवेक की आंखें नैना को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वही तो है। हाँ हाँ, बिल्कुल नैना ही तो है। आज भी वैसी ही सुंदर, सौम्य और सहज, रत्ती भर भी नहीं बदली। पर वह तो कभी ऐसे फीके रंग नहीं पहनती थी। जीवन से भरपूर, जिंदा दिल, किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना दे। विवेक ने अपने आप को समझाने का प्रयास किया। नैना ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। विवेक समझ नहीं पा रहा था कि वह बात की शुरुआत कैसे करे। ये लड़के के पिता हैं। नर्स ने कहा, आपका बेटा ठीक है, दवाइयाँ लिख रही हूँ, समय समय पर देते रहिएगा। चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा दवा की वजह से आराम से सो रहा है। नैना उसका चेक करने के लिए जैसे ही झुकी, विवेक ने धीरे से पूछा, कैसी हो नैना? नैना ने जलती हुई निगाहों से विवेक की ओर देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, अब पूछ रहे हो कि कैसी हूं मैं? अब तक कहाँ थे? एक बार भी सोचा कि जिंदा हूं या मर गई? विचारों की ना जाने कितने तूफान उसके दिल में उठ रहे थे, पर उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए कहा, आपका बेटा अब ठीक है, आप चाहे तो कल इसे ले जा सकते हैं। और वह तेज तेज कदमों से चलते हुए दूसरे मरीजों को देखने के लिए आगे बढ़ गई। विवेक स्तब्ध और एकटक सा उसे जाता देखता रहा। क्या नैना ने उसे पहचाना नहीं था? क्या वह इतना बदल गया है? सच भी तो है, अब वह पहले जैसा कहाँ रहा। नैना कहती थी, मुझे अदरक की तरह यहाँ वहाँ से फैले पुरुष बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह भी तो ऐसा ही हो गया था। विवेक को बहुत कुछ कहना और सुनना था। इन 20 सालों में जो कुछ हुआ वह कह और सुना लेना चाहता था। नैना अपने मरीजों को देखकर अपने घर की तरफ जाने को तत्पर थी। रात बीतने को थी। आसमान में हल्का अंधेरा ही था। चिड़ियों की यदाकदा चहचहाट से आसमान गूंज रहा था। तभी विवेक ने पीछे से नैना को आवाज दी, डॉक्टर नैना, 1 मिनट आपसे बात करनी है। नैना के पाँव वहीं जम गए। चाहकर भी वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। नैना पहचाना नहीं? मैं विवेक। क्या कहती नैना? शब्द उसके मुंह तक आते जाते अटक से गए। तुमको कैसे भूल सकती हूँ विवेक? विवेक बोलने लगा, तुम यहाँ कैसे? कॉलेज छोड़ने के बाद किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ गई। तुमने अपना पुराना घर भी बेच दिया। आंटी कैसी हैं? और तुम्हारी छोटी बहन, क्या नाम था उसका? रोहित। विवेक ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, माया। नैना ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ हाँ वही। माया की शादी हो गई और माँ चारों धाम की यात्रा पर गई हैं। और तुम कैसी हो? विवेक ने नैना की आंखों में आंखें डालकर पूछा। नैना का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने जलती निगाहों से विवेक को देखा। तुम बताओ कैसी होनी चाहिए? नैना की आंखों में तैरते सूनेपन को विवेक झेल नहीं पाया। उसने अपनी निगाहें घुमा ली। नैना, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तुम समझो उस परिस्थिति में मैं कर भी क्या सकता था। समझा ही तो था। नैना ने व्यंग से विवेक को देखा। कुछ देर तक उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। विवेक ने दोनों के बीच फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारे पति व बच्चे? विवेक ने बहुत हिम्मत जुटाकर नैना से पूछा। मैंने शादी नहीं की विवेक। क्यों नैना? इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे काटोगी? विवेक सोचा भी था और चाहा भी था, पर हर सोची और चाही हुई चीज इंसान को मिल जाए ये जरूरी तो नहीं। नैना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो। तुमने सब कुछ जानने के बाद भी मेरे बेटे की जान बचाई। विवेक फुट फुट कर रो पड़ा। विवेक आत्मग्लानि की आग में जल रहा था। विवेक को बच्चों की तरह रोता देखकर नैना के दिल में वर्षों से जमा गुस्सा आंसुओं के रूप में पिघलकर आंखों से बह गया। विवेक जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस कस्बे में बहुत ही सीधे और सज्जन लोग हैं। यहाँ किसी की दीदी, किसी की बेटी, तो किसी की बुआ हूँ। खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये लोग मेरी एक आवाज़ पर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ जो एक रिश्ता नहीं जुड़ा? उस एक रिश्ते के बदले मुझे न जाने कितने रिश्ते मिल गए। जहाँ तक तुम्हारे बेटे की बात है, तो तुम शायद ये भूल गए कि डॉक्टरी की पढ़ाई के समय हमें मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। पहली बात तो यह है कि मुझे तो उस समय तक यहाँ पता भी नहीं था कि वह तुम्हारा बेटा है, और पता होता तो भी मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाती। तुम अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखो। अब मैं चलती हूँ, मेरी सुबह की सैर का वक्त हो गया। विवेक चुपचाप उसे जाते देखता रहा।
सूरज अपनी पूर्ण लालिमा के साथ एक नए सवेरे के स्वागत के लिए उदय हो रहा था और उसकी किरणों से आत्मविश्वास से भरा हुआ नैना का चेहरा और भी दमक रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।